हेलो। मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो आकाशीय पिंड या ब्रह्मांडीय कुछ पिंड थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे क्षुद्र ग्रह हुए, उल्काश पिंड, पुच्छल तारे, बौने ग्रह, इन सब चीज़ों के बारे में इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब इस लेक्चर में हम जो है कुछ और आकाशीय पिंडों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल, इसको प्लानिटोरियम भी बोलते हैं। तो तारामंडल क्या होता है? वो समूह होता है जिनकी एक निश्चित आकृति होती है। मतलब जब भी हम आकाश में देखते हैं रात के समय, तो हमें कुछ ऐसी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, एक निश्चित आकृति दिखाई देती है। तो वही जो निश्चित आकृति के रूप में तारों का समूह दिखाई देता है, वही जो है होते हैं तारामंडल, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला है ग्रेट बियर, उसी को बोलते हैं सप्तर्षि, उसी को बोलते हैं उर्सा मेजर। आप लोगों ने सप्तर्षि मंडल के बारे में सुना है, वही है सप्तर्षि मंडल, या उसी को बोलते हैं ग्रेट बियर, या उसी को बोलते हैं उर्सा मेजर। तो यह कितने तारों का समूह होता है? 7 तारों। सप्तर्षि में से स्पष्ट है कि इसमें 7 तारों का समूह होगा। तो यह 7 तारों का समूह होता है। यह कब दिखाई देता है? गर्मियों में आकाश के उत्तरी भाग में। कहाँ? आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है गर्मियों में। इसका आकार कैसा होता है, कैसा दिखता है? ये कलछी या प्रश्न चिन्ह की तरह दिखता है। अब कलछी कैसे होता है? जो दाल निकालने वाली कलछी होती है उसी तरह जो होता है, और वो प्रश्न चिन्ह की तरह होता है। जैसे दाल की कलछी ऐसे होती है, तो उसी तरह जो होता है दिखता है, कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा दिखता है। ग्रेट बियर, सप्तर्षि या उर्सा मेजर मंडल जो होता है। अगला है ओरायन या शिकारी मंडल। ओरायन या शिकारी मंडल ये एक प्रकार का तारामंडल है। इसमें 8 तारों का समूह है। इसमें कितने तारे हैं? 8 तारे। ये कब दिखता है? सर्दियों में आधी रात, मध्य रात्रि को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? सर्दियों में। अगला है कैसियोपिया। कैसियोपिया एक तारामंडल है। ये कैसा दिखता है? डब्लू या यम के बिगड़े हुए रूप में दिखता है। मतलब वो कभी डब्लू जैसा दिखता है, कभी यम जैसा। मतलब पूरी तरह जो डब्लू और यम अक्षर है उस तरह नहीं, कुछ अलग, उससे थोड़ा बेढंग होके दिखता है कैसियोपिया तारामंडल। यह भी जो है सर्दियों में दिखाई देता है। सर्दियों में कब दिखाई देता है? सर्दियों में। कुछ और उदाहरण है तारामंडल के जिन्हें बोला जाता है ध्रुव मत्स्य। अगला है कालिया, इसको ड्रैगन भी बोलते हैं। ये सभी तारामंडल हैं। राशि चिन्ह ये भी तारामंडल है। हाइड्रा तारामंडल। सेंटोरस, सेंटोरस ये भी तारामंडल है। ये तारामंडल के कुछ उदाहरण थे। अब अंतरिक्ष के बारे में जान लेते हैं। स्पेस क्या होता है? हमने जब वायु की परतों के बारे में बताया था तो वहाँ पे बताया था कि जो वायु की परतें हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से थे? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, फिर हमारा जो है ओजोन आयन मंडल, उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है वो बहिर्मंडल होता है।
तो उसके बाद जो हमारा शुरू होता है, जिसमें वायु जो होता है बहुत कम मात्रा में, विरल मात्रा में पाया जाता है, वही सब जो होता है अंतरिक्ष होते हैं। वायुमंडल के बाहर, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो असीमित और अनंत आकाश दिखाई देता है उसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। वायुमंडल के बाहर का जो असीमित और अनंत आकाश दिखाई देता है उसी को अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें जो है वायु नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? वायु पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है अंतरिक्ष में, जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ की चीज़ें क्या होती हैं, तैरती हुई नज़र आती हैं। यहाँ की अंतरिक्ष यात्रियों के बाल हमेशा खड़े रहते हैं। जो भी अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके बाल क्या हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ चीज़ों को टिकाए रखने के लिए उनको बांध कर रखना पड़ता है, नहीं तो वो पतित होंगे। पृथ्वी पर सिर्फ जमीन और पानी दिखाई देते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखें तो हमें केवल जमीन और पानी दिखाई देंगे। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भोजन आदि को पेस्ट के रूप में ट्यूब में भर कर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है खाना खाना बहुत मुश्किल है। जब तक उसको लिक्विड रूप में लेके नहीं जाएंगे तब तक खाना जो है उसको खाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं भोजन का पेस्ट बना के उसे ट्यूब में भर कर ले जाते हैं। अब अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? विश्व के प्रथम पुरुष जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे यूरी गागरिन, जो रूस के थे। कब गए थे? 1961 ईस्वी में। तो 1961 ईस्वी में गए थे सबसे पहले यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये भी रूस की थी। ये गई थी 1963 में। कब गई थी? 1963 में। अब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? वो थे राकेश शर्मा। 1984 ईस्वी में गए थे राकेश शर्मा। ये पहले भारतीय पुरुष थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? वो थी कल्पना चावला। कब गई थी? 1997 ईस्वी में कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में गई थी। ये भारतीय मूल की पहली महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? एक कुत्ता था जिसका नाम था लाइका, और वो 1957 ईस्वी में पहली बार अंतरिक्ष में गया था। ये सब याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये सभी सौरमंडल से ही संबंधित है, इसलिए जो है गुरुत्वाकर्षण बल जानना बहुत ही आवश्यक है। तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ब्रह्मांड में वो पिंड जो होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। तो यही खिंचाव बल जो होता है उन पिंडों के द्रव्यमान की वजह से होता है। इसी खिंचाव बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में मौजूद जो पिंड या कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। यह खिंचाव बल पिंडों या कणों में मौजूद द्रव्यमान की वजह से होता है। इस खिंचाव को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल जो होता है
पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी, जो दो पिंड हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात पिंड के द्रव्यमान बढ़ने पर, जब पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, लेकिन अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, घटेगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा, दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। अब अगर दो पिंडों के बीच की दूरी r हो और उसके द्रव्यमान m1 और m2 हो तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तब ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे m1 m2 क्या है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दोनों पिंडों के गुरुत्व क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो जी का मान याद रखिए ये होता है, और ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अगर निकालना होगा तो हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। अब गुरुत्व क्या होता है? ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। तो ग्रेविटी जो होता है वो दो पिंडों में से, अगर दो पिंड हैं तो उसमें से एक पिंड जो होता है वो पृथ्वी होना चाहिए और दूसरा कोई भी हो। तो पृथ्वी और उस पिंड के बीच जो बल लगता है तो उसी वजह से जो होता है, पृथ्वी क्या करती है, उस पिंड को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्व। अगर पृथ्वी दूसरे पिंड या वस्तु को अपनी तरफ, केंद्र की तरफ खींचती है तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। इसी बल के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु जो है वापस पृथ्वी की सतह पर गिरती है। अगर हम कोई वस्तु जो है ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है? इसी गुरुत्व बल के कारण जो है वो पृथ्वी पर वापस लौट आती है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, उसको आकर्षित करती है, केंद्र की तरफ जो है खींचती है, इस वजह से पृथ्वी पर गिर जाती है। किंतु जब वस्तु जो है अंतरिक्ष में चली जाती है तब यह बल कार्य नहीं करता है और अंतरिक्ष में वस्तुएं तैरती रहती हैं। कि में जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है कार्य नहीं करता है। तो जब वस्तु जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा तो वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो है वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी और वो वस्तु जो है अंतरिक्ष में तैरती हुई प्रतीत होगी। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो जैसे जैसे वह पृथ्वी की सतह के समीप आती है तो क्या होता है, उसकी वेग और गति क्या होती है? बढ़ जाती है। और वेग में आए इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जब वस्तु अपने प्रथम अवस्था में होती है तो वहाँ पर उसका वेग जो है 0 रहता है। जैसे जैसे वो पृथ्वी के समीप आता जाता है उसका वेग जो है एकदम से बढ़ जाता है। तो इन वेगों में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा जो होती है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यह त्वरण
गुरुत्व के कारण उत्पन्न होता है। यह त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न होता है? जो गुरुत्वीय बल है, जो पृथ्वी खींचती है केंद्र की ओर, उसी बल के कारण गुरुत्व उत्पन्न होता है। इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान, आकार और उसके रूप पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है न तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है वस्तु के, न आकार पर, न रूप पर। तो ये चीज़ याद रखिए। इसके लिए जी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर किलोग्राम होता है। इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा रहता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर समान ऊंचाई से दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को पृथ्वी पर गिराया जाए, वो भी वायु की अनुपस्थिति में, वायु उपस्थित ना हो, तब दो अलग गिराया जाए तो दो ना होगा, साथ पृथ्वी गिरेंगी। परंतु अगर वायु उपस्थित रहती है तब दो वस्तुओं को गिराते हैं तो जो भारी वस्तु होगी उसमें त्वरण ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से तो जिसमें त्वरण ज़्यादा होगा। और त्वरण ज़्यादा कैसे होगा? जब वायु की उपस्थिति रहती है तो जो भारी वस्तु होती है उसमें त्वरण ज़्यादा होता है और वो पृथ्वी पर पहले आके गिरती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास होता है वो ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है, जिसकी वजह से जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। अब प्लान एस्केप वेलोसिटी, तो प्लान वेग वो होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर अगर फेंका जाए, जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए जिससे वह गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए, मतलब पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उस क्षेत्र से बाहर चला जाए, इस वेग से फेंके किसी वस्तु को और वो पृथ्वी पर वापस ना लौटे, तो उसी को कहते हैं पलायन वेग। और इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका मान होता है पलायन वेग का। तो ये होता है पलायन वेग। अब कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो निर्मित होता है, तो ये किसका चक्कर लगाते हैं? ये पृथ्वी के या अन्य ग्रहों के चक्कर काटते हैं। तो क्या है ये? मानव द्वारा निर्मित वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के या अन्य ग्रहों के चक्कर काटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर कृत्रिम उपग्रहों की बात करें तो उसके अंदर जो होती है भारहीनता की अवस्था होती है कृत्रिम उपग्रह के अंदर, जिस कारण इसके अंदर जो मौजूद वस्तुएं होती है तैरती रहती हैं। क्या होती हैं? तैरती रहती हैं, अगर बंधी हुई ना हो। मतलब ये जो वस्तुएं होती हैं अगर इन्हें बांध कर ना रखा जाए कृत्रिम उपग्रह के अंदर तो ये तैरती हुई प्रतीत होंगी, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, वो भी तैरता हुआ दिखेगा। भूअस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रहों का जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे होता है। ये चीज़ याद रखिए कि जो भूअस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं उनका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन के
बराबर होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल जो होता है वो 24 घंटे होता है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा लेता है, तो वही घूर्णन काल होता है। यही जो है भूअस्थायी और तुल्यकालिक उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटा होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। भूअस्थायी उपग्रहों का उपयोग इसके लिए करते हैं, मौसम संबंधी जो है भविष्यवाणी के लिए भूअस्थायी उपग्रहों का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई क्वेश्चन अगर में करते हैं तो मौसम संबंधी जो है भविष्यवाणी में करते हैं। इसके अलावा जो है दूरदर्शन, रेडियो प्रसार और दूरसंचार में भी भूअस्थायी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अगला है इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। भारत का प्रथम मानव रहित उपग्रह जो था कौन था? आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। तो भारत का प्रथम मानव रहित उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में इसरो के द्वारा। वीडियो ही समाप्त होती है। धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स का भी PDF नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।